सभी को मेरा नमस्ते। आज हम रचना पढ़ेंगे जीप पर सवार एलिया शरद जोशी। जो ये रचना है, यह रचना शरद जोशी की व्यंग्य विधा की किताब है जिसका नाम है यथासंभव। यथासंभव किताब का प्रकाशन सन 1985 में हुआ था। इसके अंदर एक लेख है जिसका नाम है जीप पर सवार एलिया। अब इस जीप पर सवार एलिया पढ़ने से पहले अपन एक साधारण सा अर्थ देखेंगे कि व्यंग्य होता क्या है। व्यंग्य जैसे आधुनिक काल जब शुरू होता है तो हम देखते हैं कि अब तक जो आदि काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, इन तीनों कालों में जो रचनाएं लिखी गई उसके अंदर जो रचनाओं का आधिक्य रहा है वो किस रचना का रहा है? पद्यात्मक रचना का रहा है। हम देखते हैं कि पहली बार आधुनिक काल में आकर खड़ी बोली में गद्य रचनाओं का दौर शुरू होता है, जिसमें नाटक विधा, कहानी विधा, उपन्यास विधा, निबंध विधा इत्यादि विधाओं के साथ गद्य की कई अन्य विधाओं का भी जन्म होता है। उन अन्य विधाओं में रिपोर्टाज है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, व्यंग्य विधा है इत्यादि, डायरी है, साक्षात्कार है इत्यादि गद्य विधाएं शुरू होती है। तो व्यंग्य विधा जो है उसको हम देखते हैं कि जैसे कोई एक किसी भी चीज की एक शुरुआत होती है, तो जैसे व्यंग्य लिखना जब शुरू हुआ था तब वो बहुत ही कम स्तर पर था, लेकिन जब उसके ऊपर कई रचनाएं लिखी जाने लगी, एक बड़ा साहित्य व्यंग्य पर बन गया, तो हम देखते हैं कि हरिशंकर परसाई से व्यंग्य जो था उसको एक व्यंग्य विधा के रूप में उभरने का मौका मिला। तो व्यंग्य जिसके अंदर व्यक्ति विशेष या फिर वर्ग विशेष या कहेंगे समाज या समाज के अंदर व्याप्त जो विसंगतियां और कुरीतियां हैं, जो आसपास के वातावरण के लिए, व्यक्तियों के लिए उचित नहीं है, जो शोषण का कार्य करता है, जो समाज में किसी न किसी हीन प्रवृत्ति को जन्म देता है, तो ऐसी भावनाओं को, ऐसी विसंगतियों को सीधा न कह के व्यंग्य के अर्थ में, कटाक्ष में इस तरीके से कहा जाता है कि सामने वाले के हृदय पर सीधी चोट होती है। तो ऐसी विधा जो है वो क्या कहलाती है? व्यंग्य विधा। जैसे हम कई बार जब दोस्त बात करते हैं, अच्छा मेरे पे कमेंट कर रहे हो, तो ये कमेंट जो है हिंदी में, इंग्लिश में, वही हिंदी में क्या कहलाता है? व्यंग्य विधा कहलाती है। तो ये साधारण अर्थ देख लिया। अब ये जो बीए के सामान्य जो हिंदी विषय है उसमें लगा हुआ है, तो उसके सिलेबस में जो गद्य, पद्य और व्याकरण तीन जो है पोर्शन लगे हुए हैं, खंड है, तो उसके अंदर अब बहुत कम समय बचा है। अगर किसी ने अब तक इस पेपर को नहीं पढ़ा है तो आप क्या करेंगे? गद्य विधा बहुत आसान होती है फिर भी, क्योंकि उसके अंदर व्याख्या नहीं करनी होती, और पद्य को पढ़ने के लिए थोड़ी समझ और थोड़ा समय चाहिए, और उसके अंदर आपको अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको मेरे अनुसार गद्य की रचनाओं को पढ़ते हुए व्याकरण को कवर कर लेना चाहिए, आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो मैं आपके सामने जीप पर सवार एलिया लेख लेकर आई हूँ जो शरद जोशी का है। शरद जोशी इसमें कई बातों को उठाते हैं, तो मैंने इसको बहुत संक्षिप्त रूप में आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। जैसे शरद जोशी की जीप पर सवार एलिया, पहले तो एलिया क्या होता है कई लोग नहीं जानते होंगे। तो इली जो है वो एक ऐसा कीट है जो चने या फिर कोई फसल होती है, उस फसल को क्या कर देती है? खोखला करके नष्ट कर देती है। तो उस फसल के अंदर जो एलिया लग गई है, तो उस एलिया की चर्चा करते हुए ये पूरा व्यंग्य जो है वो सरकारी जो तंत्र है, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो वहां की नौकरशाही है, उस पर व्यंग्य किया है शरद जोशी ने। तो अब इसमें क्या बताया है कि इसके अंदर मैं जो पूरा लेख जब आपको बताऊंगी उसके अंदर क्या क्या चीज आएगी। एक तो आएगी चने की फसल, एक आएगी ईला, एक आएगा एलिया। ईला का अर्थ क्या होता है? ईला का अर्थ होता है धरती। धरती क्या करती है? हमें फसल देती है। अनाज किस पे उगता है? धरती में उगता है। तो इस धरती में जो ईला है, इस ईला को क्या कहा गया है? अधिष्ठात्री देवी। और ईलिया क्या है? नष्टार्थी। ये अधिष्ठात्री देवी, अधिष्ठात्री मतलब देने वाली, जो ईला जो धरती हमें देती है उसको नष्ट करने वाली कौन है? ये ईलिया है। तो जब हम देखते हैं लेख शुरू होता है, तो शुरुआत में हम लेखक क्या लिखते हैं कि चना जो है वो मुझे बहुत पसंद है
उसे खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। चने का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन चना इतना भी अच्छा नहीं है कि मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ दूं। तभी देखते हैं कि शहर में या अखबारों जो है, उस अखबारों में खबर छपी है कि चने के जो फसलें हैं, उन फसलों में इलिया नामक कीट लग गया है जो सभी फसलों को नष्ट कर रहा है। तो ये जब समाचारों में, जैसे चने के अंदर जब इलिया लग गई है जो उसको नष्ट कर रही है, तो इसकी खबरें किसमें छपती है? समाचार पत्र में छपती है। और ये समाचार पत्रों में सचित्र खबरें छपती है, नेताओं के फिर भाषण होते हैं और सड़कों पर झाड़ू लगने शुरू होते हैं, हेलीकॉप्टर मंडराने लगते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई आपदा हम देखते हैं, जब भी कोई शहर में या गांव में किसी भी स्थान पर जब आपदा आती है, तो उसके राहत कार्य के लिए सरकारें जो है वो हेलीकॉप्टर के द्वारा क्या करती है? अपनी सेवा देती है। तो ऐसे ही जब इलिया के बारे में जब चर्चा चलनी शुरू होती है समाचार पत्रों में, तब नेताओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर होता है। जब आपदा, कोई विकट स्थिति बनती है, तो वह नेताओं या मंत्रियों के लिए एक सुनहरा अवसर इसलिए होता है कि वह उनके समाधान के लिए कार्य का दिखावा करके, ऐसे ऐसे प्रलोभन देके अपने खुद के वोट कमाने में, चुनाव के समय अपनी सीट को मजबूत करने में और अपने स्वार्थ लिप्सा को पूर्ण करने में कोशिशें में लग जाते हैं। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि जब चने के खेतों में इलिया लगती है, तो यह जब खबरें बहुत ज्यादा अखबारों में प्रचारित और प्रसारित होना शुरू होती है, तो नेता जो है वो भाषणों के द्वारा किसानों को प्रलोभन देते हैं और कहते हैं कि हम आपके इन जो ये नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई करेंगे, और हेलीकॉप्टरों के द्वारा पूरी फसलों पर छिड़काव किया जाता है। यहाँ तक कि कृषि जो अधिकारी है वह यह भी अच्छे से नहीं देखते कि किस खेत में इलिया है, किस में नहीं है, कितनी छिड़काव की जरूरत है, कितनी नहीं है, यह कोई ध्यान नहीं देता है। और बस अपने खुद के कार्य को दिखाने के लिए, लोगों तक यह संदेश पहुंचाने के लिए कि इस मंत्री ने या इस अधिकारी ने इतना कार्य किया है, तो उनकी जो सहानुभूति है वो उस अधिकारी के लिए बढ़ जाती है। तो ये कार्य जो है वो शुरू हो जाता है। क्या समाचार पत्रों में जब यह खबरें छपती है, तो नेता लोग जो है वो अपने खुद के चुनाव के अंदर जीतने के लिए, वोटों को अर्जित करने के लिए कई जगह जाके भाषण देते हैं, प्रलोभन देते हैं। और वही हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टरों से कई जगह छिड़काव किया जा रहा है। तो इस बीच में लेखक जो है इसके अंदर, इस लेख के अंदर क्या बताते हैं, जब यह स्थिति चल रही होती है, तो जो कृषि अधिकारी है वो कृषि अधिकारी इस सारे जो इलिया के छिड़काव हो रहा है उसका निरीक्षण करने के लिए किसी खेत में जा रहे होते हैं। तो खेत में जाने से पहले उसको लेखक जो है वो दिख जाते हैं। तो लेखक को वो ये कहते हैं कि क्या तुम भी चल रहे हो हमारे साथ खेतों का निरीक्षण करने के लिए? वैसे तो लेखक नहीं जाते, लेकिन लेखक ने सोचा कि मैं एक बार ये तो पता करके आता हूँ कि चना जो है वो एक पौधा है या फिर एक फसल है, मतलब या वो क्या एक पौधा है या फिर एक झाड़ है। तो मुझे यह नहीं पता है कि वो झाड़ से चने, झाड़ पे चने उगते हैं या पौधे पे चने उगते हैं। तो इसके समाधान के लिए ही क्या होता है, लेखक उस अधिकारी के साथ में उस खेत में चले जाते हैं। जब वो वहां जाते हैं तो वहां देखते हैं कि खेत में एक छोटा अधिकारी उन बड़े अधिकारी से छोटा अफसर जो है वहां पे खड़ा है एक किसान के साथ में। उस किसान के खेत में वो सब पहुंचते हैं, और जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां जाकर बड़े अफसर जो है वो छोटे अफसर से सारी बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या यहाँ पर इलिया का मतलब प्रकोप है जो फसलों को नष्ट कर रहा है। सही रूप में देखा जाए तो लेखक ने इसमें बताया है कि उस खेत में इलिया नहीं थी, फिर भी कृषि अधिकारी जो है उस किसान को कहते हैं कि इतनी इलिया है, इसमें या तो छिड़काव करना पड़ेगा, जो भी है वह अपनी स्वार्थ लिप्सा पूर्ण करना चाह रहा था। तो जब बड़ा अफसर छोटे अफसर से बातें करता हुआ आगे बढ़ जाता है, तो देखते हैं कि पीछे जो लेखक है वो किसान से बात करता है। यहाँ पे हमें थोड़ी अटपटी सी बात सुनाई देती है कि लेखक अचानक से किसान को ऐसे पूछने लगता है कि तुम जमीन को खोदते हो या मिट्टी को खोदते हो तो क्या निकलता है? तो किसान बोलता है कि मिट्टी निकलती है। तो लेखक जो है वो इतिहास के थोड़े प्रेमी थे, तो वो बोलते हैं कि आपको पता है अगर
खुदाई के अंदर मिट्टी निकले, इसका मतलब है कि प्राचीन काल में यहाँ पर खेती होती थी। और अगर इमारत निकले तो इसका मतलब है कि प्राचीन काल में यहाँ पे नगर व्यवस्था थी, नगरीय व्यवस्था थी। यहाँ पर बात समाप्त होती है। फिर हम देखते हैं कि वहां पे अब छोटे अफसर और बड़े अफसर क्या बात कर रहे हैं कि कैसे न कैसे इनसे मनवाओ और हरे जो ये खेत के चने हैं वो कुछ लेकर मेरी गाड़ी में रख दो। और ऐसी बात करके बड़ा अफसर जो है वो गाड़ी में बैठ जाता है। हम देखते हैं कि छोटा अफसर जो है अब बड़े अफसर की बात नहीं टाल सकता, क्योंकि ये एक नौकरशाही का मतलब तरीका बन गया है कि बड़ा अफसर छोटे अफसर को जो कहेगा वह चाहे गलत है चाहे सही है उसको वह मानना ही पड़ता है, और छोटा अफसर फिर अपने तरीके से दूसरे को मनवाता है। इस प्रकार एक का दबाव दूसरे पर और दूसरे का दबाव तीसरे पर बनता जाता है, और अंत में सबसे जो छोटा होता है व्यक्ति, जो निम्न श्रेणी का होता है, उसका ही शोषण होता है, जैसा कि इस किसान का हुआ। फिर क्या होता है कि जब छोटा अफसर कहता है कि यह जो चने हैं वो गाड़ी में रखवा दो, तब लेखक जो है वो बड़े अफसर से बात कर रहा होता है। तो इसके अंदर एक और लेखक बात बताते हैं कि जब बड़े अफसर से बात करता है तो बड़ा अफसर कहता है, अरे आपको क्या बताऊं, मैं जब 8वीं क्लास में था तो मैंने मैथिली शरण गुप्त जो है उनकी रचना का नाम है ग्रामीण जीवन, वो पढ़ा था। तो मैं गांव के खेतों के महत्व को समझता हूँ। पता नहीं क्यों जब भी मुझे गांव की याद आती है तो मैं ऐसे ही जीप पर सवार होकर खेत में आ जाता हूँ। तब लेखक व्यंग्य रूप में लिखते हैं कि यह मैथिली शरण गुप्त को पता नहीं था कि ग्राम्य जीवन कविता लिखने का इतना बड़ा नुकसान किसान को झेलना पड़ेगा। यहाँ पे यह बात समाप्त होती है। फिर हम देखते हैं कि किसान जो है वो हरे के चने जो है वो उसके लट्ठे तोड़कर उसकी गाड़ी में रख देते हैं। हम देखते हैं कि जो अधिकारी, ड्राइवर और लेखक उस जीप पर सवार होकर चले जाते हैं, रवाना हो जाते हैं। तो लेखक इस लेख के अंत में यही कहते हैं कि तीनों जो ईलियां थी वो ईलियां जीप पर सवार होकर, जैसे नाम रखा है ना जीप पर सवार ईलियां, अब इस जीप जो है, इस जीप के अंदर 3 व्यक्ति कौन बैठे हैं, वो लेखक खुद, बड़ा अधिकारी जो कौन है कृषि अधिकारी, और तीसरा कौन है ड्राइवर। तीनों जो है उस चनों को, जो चने उसके अंदर लादे गए थे, उन चनों को खाते हुए जा रहे हैं। तो व्यंग्य करते हैं, मुख्य रूप से यही व्यंग्य है कि ये जो अधिकारी है, ये अधिकारी क्या कर रहे हैं, गरीब लोगों का, जो कि उत्पादक वर्ग है, जो मुख्य रूप से किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, उसका उत्पादन का प्रतिफल जो उनको मिलना चाहिए वो प्रतिफल उनको नहीं मिलता, बल्कि कई ऐसे मुआवजे हर्जाने उनको भरवाते हैं, उसके अतिरिक्त भी कई रिश्वत लेते हैं, और उसके ऊपर भी कई और भार जो है वो उन पे डाल देते हैं। तो उन व्यवस्था, उन अधिकारियों, उन नौकरशाही व्यवस्था पर व्यंग्य जो है वो शरद जोशी करना चाह रहे हैं। और आगे कहते हैं कि जीप पर सवार ये 3 ईलियां ही नहीं है, कई ईलियां हैं, लाखों करोड़ों ईलियां हैं। कहने का मतलब है पूरा जो हमारा जो देश का जो शासन तंत्र है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो नौकरशाही व्यवस्था है, वो पूर्ण रूप से इसी प्रकार से चलती है, जो कि गरीबों और किसानों का शोषण करती है। तो उसी व्यवस्था, उसी शासन तंत्र पर क्या है, शरद जोशी इस लेख में व्यंग्य करते हैं। मुख्य रूप से वो क्या क्या उठाते हैं, वो बताते हैं कि लेखक ने सरकारी तंत्र की कार्य प्रणाली पर करारी चोट की है, मुख्य रूप से ये व्यंग्य। दूसरी बात है कि उन पर व्यंग्य किया है जो कौन, सरकारी विभाग के कर्मचारी, इसे ही कहते हैं नौकरशाही। किसे कहते हैं, जो सरकार के जो विभाग होते हैं उनके अंदर जो कार्य करते हैं उसे कौन बोलते हैं, नौकरशाही व्यवस्था। उस व्यवस्था को क्या बोला जाता है, नौकरशाही व्यवस्था। तो जो सरकारी विभाग के कर्मचारी लोकहित और देश के विकास के नाम पर क्या करते हैं, केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के कार्य में ही लगे रहते हैं। इसके अतिरिक्त क्या है कि ये देश के विकास की खेती को किस प्रकार खा रहे हैं, यही इसका व्यंग्य का जो है वो कटाक्ष है कि ये सरकारी अधिकारी जो है इस देश के विकास को उस प्रकार खा रहे हैं जिस प्रकार चने की फसल को ईलियां खाकर नष्ट कर देती है। तो इस प्रकार हमने इस पूरे व्यंग्य विधा को पढ़ा और देखा कि शरद जोशी जो है वो शासन तंत्र के अंदर जो नौकरशाही व्यवस्था है उसके ऊपर कटाक्ष या व्यंग्य करके
यह जनता को, पाठक वर्ग को दिखलाना चाहती है कि हमारी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बदला जाए। आने वाली पीढ़ी जो आज हम पढ़ रहे हैं, वह पीढ़ी आने वाले समय में ऐसा कार्य न करके कुछ इस तरीके का कार्य करे कि ये जो भ्रष्ट तंत्र चल रहा है, यह दौर जो है खत्म होकर एक सुशासन व्यवस्था जो है वो स्थापित हो सके। धन्यवाद।